एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं आज के एक और वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर पर जो इसका बैकग्राउंड था वो चीज मैं आपको पहले से बता चुकी हूं। आज हम इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तभी जो है क्या है वो चीज बनाई जाती है, वो चीज इमर्ज होती है, उसका राइज होता है। यही सेम चीज जो है वो यूरोप में थी, जिसका बैकग्राउंड जो है एक ट्रेलर के तौर पर हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में किस तरीके से ये फीलिंग डेवलप हुई नेशनलिज्म की, किस तरीके से जो है लोगों ने फ्रांस जो है पहली बार अपने आप में एक राष्ट्र राज्य बना, अपने आप में एक रिपब्लिक बना। तो उसकी जो एक स्टोरी थी, एक फॉर्मेट था, वो सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यूरोप पर पहुंचेंगे हम लोग कि यूरोप में आखिर क्या कंडीशंस थी, उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, किस तरीके से वो फीलिंग डेवलप हुई। लेकिन उससे पहले जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो ये है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम पता होगी तभी हम उसका कुछ सोल्यूशन देख पाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वो नेशनलिज्म की फीलिंग की आखिर जरूरत हमें पड़ी क्यों। फ्रांस बन चुका था लेकिन बाद में हमें और बाकी यूरोप में उस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम सभी को पता है कि पहले जो है नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। नेशनलिज्म की फीलिंग ना उतनी स्ट्रांग थी, ना लोग उसके बारे में उतना ज्यादा अवेयर थे, ना जानते थे। जब नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, राष्ट्रवाद की फीलिंग ही नहीं थी, तो बहुत सोचने वाली, बहुत जाहिर सी बात है कि नेशन स्टेट भी नहीं होंगे। जब वो फीलिंग ही नहीं है, वो राष्ट्रवाद वाली फीलिंग ही नहीं है, नेशनलिज्म वाली फीलिंग ही नहीं है, तो नेशन स्टेट कहां से आएंगे, वो राष्ट्र कहां से जन्म ले लेंगे। जब लोगों के बीच वो कॉमन आइडेंटिटी वाली फीलिंग ही नहीं होगी, एक टेरिटरी वाली फीलिंग ही नहीं होगी, तो वो उसका जन्म लेने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। जैसा कि जिन जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड को जिसे हम आज देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। आज जिन्हें हम मैप में पूरी तरीके से यूनिफाइड देखते हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे। उनमें जो है ऑटोक्रेसीज थी, उनमें ऑटोनॉमी थी, निरंकुशता का शासन था, कुछ राजशाही थी, कहीं पर राजा शासन कर रहे थे, कहीं निरंकुशता थी। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो है शासन कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूरोप में मल्टी डायनेस्टीज थी। ठीक है, थोड़ा जो पहले पढ़ाया है उसको रिकॉल करते रहा करिए, ताकि जो बाद में पढ़ाया जाए वो भी दिमाग में जाता रहे, इजीली आप उसे अपने दिमाग में स्टोर कर पाओ। ठीक है, तो जर्मनी, इटली जैसा हम लोग देखते हैं आज वैसे नहीं थे। वो किसमें डिवाइडेड थे, वो किंगडम्स में डिवाइडेड थे। डचीज है, कैंटॉन्स है, जिन्हें कौन रूल कर रहा था, जिन्हें ऑटोनॉमस टेरिटरीज रूल कर रही थी। राजशाही जो राजा होते हैं वो उन्हें क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। कैंटॉन्स वर्ड जो है आप लोगों ने सुना होगा, यूरोप में काफी जगह आपको ये एक पॉलिटिकल डिविजन होता है कैंटॉन्स। जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट बोला जाता है ना, कि यूपी एक स्टेट है और वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, उसी तरीके से जो है यूरोप में कैंटॉन्स बोला जाता है स्टेट्स को। डिफरेंट तो ये एक पॉलिटिकल डिवीजन होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में जो है अलग अलग लोग जो है वो शासन कर रहे थे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की, किसकी, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, में आपको मैप में भी दिखाती चलूंगी। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप किसके अंडर में था, ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी। क्या थी, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज क्या होता है, ऑटोक्रेटिक का मतलब हो गया निरंकुश, और मोनार्कीज यानी कि राजतंत्र, यानी कि जिन राजतंत्रों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब उसके ऊपर बाउंडेशंस नहीं है, जो मतलब बिल्कुल खुलेआम शासन कर रहा है, जिसे किसी का डर नहीं है, उसके अधीन कौन थे, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप वाला पार्ट जो है वो उसके अंडर था। उस टेरिटरी में एक नहीं कई सारे एथनिक ग्रुप्स रहते थे, यानी कि डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, अलग अलग चीजों को मानने वाले। तो वो सारे ग्रुप जो है कहाँ रहते थे, वो उस टेरिटरी के अंडर में रहते थे। उन लोगों में कोई भी ऐसी कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग नहीं थी। जैसे कि मैंने कहा डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उनमें वो कलेक्टिव आइडेंटिटी फीलिंग नहीं है कि भाई तू भी ये मैं भी ये, मतलब सेम वाली फीलिंग नहीं है। बस एक कॉमन चीज क्या थी उनमें, कॉमन चीज ये थी कि बस हम एक राजा के अंडर हैं। लेकिन कल क्या भरोसा, वो राजा रहे ना रहे, कोई और राजा आया, हम उस राजा के अंडर आ गए, बस वो राजा वाला जो फैक्टर था ना, वो सबके बीच कॉमन था। इसके अलावा और कोई कॉमन आइडेंटिटी लोग आपस में शेयर नहीं करते थे। ठीक है ना, तो लोग उस चीज को लेकर अवेयर नहीं थे बिल्कुल कि नेशनलिज्म जैसी कोई फीलिंग होती है। वो हमें पहला जो क्लियर एक्सप्रेशन मिला वो कहां से मिला था, वो फ्रांस से ही मिला था।
फ्रांस ने ही ये बताया कि उसका भी एक रीजन है कि फ्रांस में ये सारी चीजें पहले क्यों हुई। बहुत सारे रीजन है, जैसे हम आगे जो है जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सब टॉपिक्स डिवाइड होंगे तो आप उन्हें बहुत अच्छे से ये सारी चीजें जो है वो समझ जाओगे। ठीक है, अब क्या होता है, often they even spoke different languages and belong to different ethnic groups, जैसा कि मैंने कहा। और इसमें एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो देखते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर का। किसका? हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसमें ऑस्ट्रिया आ जाता है, हंगरी आ जाता है। ये सारे जो है हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर जो है वो रूल थे। उन्हें कौन रूल करता था? हैब्सबर्ग एम्पायर। यहां पर जो है आपको काफी सारे डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट पीपल देखने को मिलेंगे। हैब्सबर्ग एम्पायर कोई छोटा मोटा एम्पायर नहीं था, काफी बड़ा एम्पायर जो है वो वहां पर देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपको इसे बताऊं तो अगर आप थोड़ा अपर वाले पार्ट में जाएंगे, जैसे ये यूरोप है, इसके अपर वाले पार्ट में जाएंगे तो अल्पाइन रीजन में जो है, जो टायरोल है, ऑस्ट्रिया है, सुडेटनलैंड है और बोहेमियाज है, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रिडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। इन जगहों पर, यानी कि जो अल्पाइन रीजन था वहां पर जो टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, ये जगहों के नाम है, एज वेल एज बोहेमियाज, वेयर द एरिस्टोक्रेसी क्लास का मतलब होता है जो अपर क्लास होती है। वो अपर क्लास क्या है? वो जर्मन स्पीकिंग थी, मतलब ज्यादातर उसमें से क्या बोलते थे? वो जर्मन स्पीकिंग थे। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम आप ये सारी चीजें हमें क्यों बता रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा एकदम मिसमैच हो गया है, कुछ क्लियर नहीं है। देखिए यहां से हालांकि आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आप लोगों से क्वेश्चन बन गया, लेकिन एज अ रिजल्ट अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हैब्सबर्ग एम्पायर में कौन सी जो भाषा है वो ज्यादा बोली जाती थी, दैट इज जर्मन स्पीकिंग। कौन कौन सी जगह थी, जैसे कि ऑस्ट्रिया है, सुडेटनलैंड है, बोहेमियाज है, ये सारी जगह थी। और इसके अलावा जो है इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे, जो कि कौन से थे? लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। आप लोगों से 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आप पूरी ये रामायण से रिलेटेड आपके लिए कोई क्वेश्चन आ जाए, नो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोगों से 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इटालियन स्पीकिंग जो प्रोविंसेस थे हैब्सबर्ग के, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क में आपको ऑप्शन दे दिए, हंगरी एंड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटनलैंड, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। तो इस तरीके से आपको दे दिया और आपको फिर टिक करना है। तो अपने सारे सेंसेस खोल कर बैठिए और आराम से सुनिए, अच्छे से सुनिए, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें याद होती जाए। इसलिए मैं जब कोई एक पॉइंट होता है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है तो मैं इसे ट्रिगर कर देती हूँ ताकि आपको वो चीज याद रहे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग हंगरी के बारे में। हंगरी की जो हाफ पॉपुलेशन थी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कौन सी भाषा बोलती थी? माग्यार बोलती थी। और बाकी की जो पॉपुलेशन थी वो काफी सारी डायलेक्ट्स, यानी कि अपनी जो रीजनल बोली जाने वाली भाषाएं हैं उन भाषाओं को ये बोलती थी। तो आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा वेरिएशन है, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, लोगों के बीच में कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, लोग आपस में कुछ जुड़ाव फील नहीं करते हैं, वो फ्रेटर्निटी लोग फील नहीं करते हैं। और जब वो फीलिंग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के अंदर वो राष्ट्र राज्य वाली भावना भी नहीं है। ये नेशन स्टेट वर्ड जो है ना, ये बहुत बार आएगा, इसलिए इस वर्ड को दिमाग में बिठा लो कि नेशन स्टेट आखिर वर्ड है क्या, जहां पर एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, जहां पर आप ये समझ के चलिए जो एक रिपब्लिक होता है। ठीक है ना, हम लोग जहां पर कल्चर्स को शेयर करते हैं, हिस्ट्रीज को शेयर करते हैं, अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। हम लोग चाहे किसी भी हिस्से में रहे देश के, लेकिन अपने आप को उसी एक टेरिटरी का पार्ट जो है वो हम लोग समझते हैं। हम लोग किसी एक राजा के प्रति समर्पित या निष्ठावान नहीं होते, बल्कि उस देश के प्रति होते हैं, उस टेरिटरी के प्रति होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो नेशन स्टेट होता है। गलेशिया की अगर मैं बात करूं तो वहां की जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पॉलिश बोलती थी। क्या बोलती थी? पॉलिश बोलती थी। और बिसाइड दीज 3 डोमिनेटिंग ग्रुप्स, इनके अलावा कौन कौन से हो गए आपके? इटालियन स्पीकिंग हो गया, जर्मन स्पीकिंग हो गया और पॉलिश स्पीकिंग हो गया। इनके अलावा देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स। इन एरिस्टोक्रेसी के अलावा भी, मतलब जो पावरफुल पीपल समाज में रह रहे हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग थे जो समाज में रहते थे, जो कि था एक पीजेंट क्लास, किसानों का एक वर्ग, जिसे आगे के टॉपिक से हम लोग कनेक्ट करेंगे। हम लोग के लिए जानना जरूरी है कि समाज किस तरीके का था, क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी तो क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी का आंसर हमें तब मिलेगा जब हमें पता चलेगा कि सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि वो
सोसाइटी को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार मैप दिखा देती हूं, जिससे आप लोगों को जो है क्लियर हो जाएंगी काफी सारी चीजें, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इस मैप को आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो आप लोगों ने देखा था कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट मोनार्कीज में जो है डेस्टिनीज में क्या बटा हुआ था, यूरोप जो है वो डिवाइडेड था, जिसमें आप अगर ये वाला पूरा पार्ट देखोगे तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर में आ जाता है। ये पूरा इधर तक का पार्ट जो है वो किस में आ जाता है, हैब्सबर्ग एम्पायर में आ जाता है। हंगरी वाला पार्ट आप लोग देख लीजिए, ये ऑस्ट्रिया हो गया। ये गैलिशिया वाला पार्ट हो गया जो कि कौन सा था, पॉलिश स्पीकिंग था। पॉलिश स्पीकिंग क्यों था, ये पोलैंड के बहुत पास था, तो यहाँ पर आपको पॉलिश स्पीकिंग मेजॉरिटी जो है वो देखने को मिलती थी। इधर वेस्टर्न यूरोप में आप देखोगे तो इधर आपको फ्रांस देखने को मिल गया, इधर जर्मनी हो जाएगा, और फिर आप लोग इधर आ जाओगे, ये सेंट्रल यूरोप हो गया, और इधर ईस्टर्न साइड में आप आ जाओगे तो रशियन एम्पायर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या था, ये एक पूरे यूरोप का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। यहाँ पर आप जो है वो इटली का यूनिफिकेशन पढ़ोगे, जिसमें इटली डिफरेंट किसमें पार्ट्स में डिवाइड है, जिन्हें डिफरेंट लोग जो है वो रूल कर रहे हैं। कहीं पे पोपल स्टेट्स है, कहीं पे नेपल्स है, सिसिली है, तो डिफरेंट जो है क्या है, आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि कैसे लोग जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में रूल कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि इतनी ज्यादा वेरिएशन में वो पॉलिटिकल यूनिटी कैसे संभव है, कैसे उस फीलिंग को जो है वो क्रिएट किया जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे लिए पहले जानना जरूरी ये है कि उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि कोई चीज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे मर्ज करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश कब की जाएगी, जब सोसाइटी की हमें पूरी नॉलेज होगी, हमें पता होगा कि वो सोसाइटी कैसी है, उस सोसाइटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देख लेते हैं हम लोग सोसाइटी के बारे में। आई होप आप लोग को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कौन सी जगह जो है कौन रूल कर रहा था। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा माटी अपने दिमाग में जो है थोड़ा सा बिठा लीजिएगा, लाइन बाय लाइन याद करने की कोई जरूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कुछ क्लास के बारे में। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। क्या, न्यू मिडिल क्लास। ये वर्ड वो है जिसे हमने पहले नहीं सुना है। ये मिडिल क्लास वाला जो वर्ड है ना, ऐसा अभी तक कोई भी ग्रुप इमर्ज नहीं हुआ था। अब फिर ये ग्रुप कहां से आ गया, अगर ये पहले नहीं था तो अब कहां से इमर्ज हो गया, समझ लेते हैं। दोनों चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एरिस्टोक्रेसी क्या होती है और न्यू मिडिल क्लास क्या होती है। देखिए, एरिस्टोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो एरिस्टोक्रेसी वो क्लास मानी जाएगी जो कि आप सोसाइटी का अपर क्लास मान के चलिए, जिसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसके पास प्रिविलेजेस अवेलेबल है। यानी कि जो किंग्स वगैरह होते हैं, क्या हो गए, किंग्स, राजा महाराजा जो हो गए, वो सब लोग हो गए, उनसे जुड़े जितने भी लोग हो गए, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टीज है, पैसा है, सब कुछ है, वो सारे किसमें आ जाएंगे, वो एरिस्टोक्रेसी क्लास में आ जाएंगे। और ये लोग, इनकी कुछ क्वालिटीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो इन लोगों को सारे प्रिविलेजेस मिले थे। इन्होंने वो जो प्रॉपर्टी थी वो आई कहां से, हवा में से कूद के वो प्रॉपर्टी नहीं आई, वो प्रॉपर्टी इनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी। इनको प्रिविलेजेस थे कि इन्हें टैक्स वगैरह भरने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी ये लोग इकट्ठा करते गए और इनके पास ये वो एक एरिस्टो क्लास जो है वो बनते गए। ठीक है ना, तो ये क्या था, ये प्रिविलेजेस इन लोगों को मिले। ये लोग करते क्या थे, ये लोग थे फ्रेंच स्पीकिंग। क्या थे, ये लोग थे फ्रेंच स्पीकिंग। अपने आप में कुछ कॉमन चीजें शेयर करने के लिए, कुछ डिप्लोमेसी के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए ये लोग फ्रेंच स्पीकिंग का जो है वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये लोग आपस में और किस तरीके से कनेक्टेड फील थे, ये थे अपनी वे ऑफ लाइफ से। जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड था वो सभी एरिस्टोक्रेट्स का सेम होता था, इसलिए ये लोग आपस में क्या करते थे, बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक रहा करते थे। अब इन लोगों के लिए वो रीजनल जो डिवीजन है ना वो मैटर नहीं करता था कि कोई जो है वो हंगरी का एरिस्टोक्रेट है तो कोई जो है वो ऑस्ट्रिया का एरिस्टोक्रेट है, तो ये लोग आपस में जो है इन लोग के बीच दुश्मनी होगी। नो,
इन लोगों का मैटर करता था कि ये एरिस्टोक्रेट्स हैं, दोनों एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो ज्यादा मैटर करता था। जो क्लास है ना, वे ऑफ लिविंग है, वो इन लोगों के लिए ज्यादा मैटर करता था। इसी वजह से ये लोग आपस में जो है मैरिजेस के जरिए भी जुड़ाव महसूस करते थे। मतलब इनमें जो है शादी संबंध, शादी वगैरह इन लोगों के बीच में होती थी। तो आज भी आप देख लीजिए, कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा तो वो अपने घर में बच्चों की शादियां कहाँ करेगा? बच्चों की शादियां वहां करना प्रेफर करेगा जहां पर उनका क्लास मेंटेन हो। जिस क्लास के वो हैं उसी क्लास का वो लोग मेंटेन करें, उनका भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वैसा ही हो जैसा कि उनका है। तो मतलब दोनों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। तो वही सेम चीज यहां पर थी। तो ये लोग मैरिजेस के थ्रू भी जो है क्या है, एक दूसरे की फैमिलीज के बीच में एक जुड़ाव जो है इन लोगों का रहता था। तो रीजनल डिवीजन से ज्यादा क्या होता था? रीजनल डिवीजन से ज्यादा जो है इन लोगों के लिए मैटर करता था इनकी वे ऑफ लाइफ, इन लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। हालांकि जो पूरा यूरोप था, पूरे यूरोप में जैसे कि पावरफुल लोग हर जगह ज्यादा नहीं होते, कुछ कमी देखने को मिलते हैं, तो सेम चीज यहां पर थी। पावरफुल लोगों का जो ग्रुप था, जो एरिस्टोक्रेसी थी, वो नंबर में क्या थी? माइनॉरिटी आप मान के चलो। अब माइनॉरिटी थी ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इन्हें आएगा और मारपीट के चला गया। नो, नंबर में कम थे, लेकिन पैसे से पावर आती है, तो इनके पास वो पावर थी। ये सोशली, ये लोग जो है सोशली और पॉलिटिकली क्या कर रहे थे? डोमिनेट कर रहे थे। सोशली और पॉलिटिकली ये लोग क्या करते थे? डोमिनेट करते थे। जैसा कि मैंने कहा, पैसे से पावर आ रही है, तो पावर से जो है इन लोगों ने पूरी सोसाइटी पर जो है वो कब्जा जमा के रखा हुआ है। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब आप लोग बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। समाज का वो अपर वर्ग जो कि काम करता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। आप लोगों को पता होगा, किसी भी आप देश का एग्जाम्पल लेके चलिए। इंडिया का एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे देती हूं। इंडिया में जो है 95% लैंड जो है, कितना? 95% लैंड जो है वो केवल और केवल 10% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना? 95% लैंड जो है वो 10% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 10%। तो वो 10% कौन है? वही एरिस्टोक्रेट्स हैं, वही अपर लेवल का इंसान है, ठीक है ना। और बाकी का जो 5% लैंड है वो बाकी का 90% लोग इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक बहुत ही ऐसा फिगर मैं आपको बता रही हूँ, मोटा माटी फिगर। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, एग्जैक्ट नंबर हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, बट फिगर्स यही है। कुछ 95 की जगह 92 हो सकता है, 94 हो सकता है, 10 की जगह 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, बट एक नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो इतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि इसी तरीके से जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो यहाँ पर भी स्मॉल ग्रुप्स में आपको देखने को मिले, लेकिन सोसाइटी के जितने रिसोर्सेज, सोसाइटी की जितनी पॉलिटिकल पावर, जितनी सोशल पावर, वो ये एरिस्टोक्रेट्स ही जो है क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? एरिस्टोक्रेट का मतलब आप लोग समझ गए? ठीक है। अब देखिए न्यू मिडिल क्लास, न्यू छोड़िए, मिडिल क्लास की बात करते हैं। मिडिल क्लास, हम सब मिडिल क्लास ही है सब लोग, जो ना तो उस वेरिएशन में आते हैं जो कि बिल्कुल किसान वर्ग वाला समूह। किसान ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल मैंने बोल दिया कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि किसान है तो वो इंसान गरीब होगा, नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं है कि खेती बाड़ी कर रहा है, उसके पास कुछ कमियां हैं। मिडिल क्लास वो इंसान होगा जो अपनी जरूरतों को बहुत अच्छे से पूरा कर सकता है, जिसके पास पैसा है, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एरिस्टोक्रेट जैसा तो नहीं है, लेकिन उससे कम है, और पीजेंट जैसा भी नहीं है, तो वो बीच में आ गया। मतलब पीजेंट से ऊपर, एरिस्टोक्रेट से नीचे, तो वो बीच वाली जो क्लास होती है ना, उसको हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। जिसके पास इतना पैसा है कि वो अपना पेट भर सकता है, उसके पास अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए पैसा है और अपना पेट भरने के लिए पैसा है, मतलब जो जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, उनको वो पूरा कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मिडिल क्लास हो गया। इसलिए कहते हैं कि जितनी भी रिवोल्यूशन होते हैं, जितनी भी क्रांतियां होती हैं, उन्हें जन्म जो है वो हमेशा मध्य वर्ग ही देता है। जब कोई नई चीज जन्म लेती है, उसको जन्म मोस्टली मध्य वर्ग देता है, मिडिल क्लास देता है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास के लिए जब आप सोच कब सकते हो, आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो काम कब करेगी? जब आपका पेट भरा हुआ होगा। अगर आपका पेट खाली है तो आप पहले ये सोचोगे कि उस पेट को कैसे भरा जाए, आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। और एरिस्टोक्रेट्स को तो फिर मतलब होता ही नहीं है, वो अपने पैसे में मस्त होते हैं। तो जो मिडिल क्लास वाला ग्रुप होता है, समाज में जब कोई बदलाव होता है तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है, ठीक है। तो आप दोनों चीज समझ गए, एरिस्टोक्रेसी क्या है, मिडिल क्लास क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके बारे में
देखिए अब हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो था स्मॉल ग्रुप, यूरोप का स्मॉल ग्रुप था, मतलब ज्यादा नंबर नहीं था। वहीं पर अगर ये लोग नहीं थे तो मेजॉरिटी में कौन सा ग्रुप था? मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं, तो पीजेंट्री, यानी कि जो किसान समूह थे, जो लोग खेती वगैरह करते थे, वो लोग किसमें थे? वो लोग सारे के सारे जो है मेजॉरिटी पीपल थे, वही लोग इस वाले पार्ट में हम लोग को देखने को मिलते थे। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी डिफरेंट तरीके के किसान आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर आप वेस्ट वाले पार्ट में जाओगे, देखो ये पूरा यूरोप मान के चलो, यूरोप के अगर वेस्ट पार्ट में जाओगे तो वेस्ट वाला पार्ट जो है यहाँ पर आपको स्मॉल ओनर्स और टेनेंट्स ये देखने को मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर लोगों के पास ज्यादा बड़ी जमीनें नहीं है, छोटी छोटी जमीनें हैं, या फिर वो लोग जमीन उन लोगों ने लेके रखी हुई है, किराए पर जमीन ली हुई है, टेनेंट है और उस पर जो है वो खेती कर रहे हैं, जिसका कुछ पार्ट जो है उन्हें देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को और कुछ ही पार्ट जो है वो उन लोग के पास रहता है। तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो इस चीज से कवर है। और वहीं अगर मैं बात करूं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, किसकी? सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप की, यहां पर जो है बड़े बड़े एस्टेट थे, वास्ट एस्टेट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे लैंड्स की, जो कि किसके थे? इन एरिस्टोक्रेट्स के थे। और इस पर जो है ये लोग खेती करवाते थे, किससे? सेल्फडॉम, यानी कि इन लोगों ने किसी को पैसे दिए, वो पैसे नहीं लौटा पाया, तो अब तुम जो है मेरी जमीन पर काम करोगे, मेरे लिए तुम बेरोजगारी, मतलब तुम मेरे लिए जो है वो क्या करोगे? काम करके दोगे, मैं तुम्हें किसी तरीके की कोई पैसे नहीं दूंगा। तो वो जो बेगारी जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पर जो की जाती थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूदास। क्या बोलते हैं? भूदास। कुछ याद आया कि भूदासत्व जो है किसने खत्म कर दिया था? नेपोलियन ने इस चीज को खत्म कर दिया था, सेल्फडॉम को नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया था। जो फ्यूडल सिस्टम है, राजा जो है अपने फ्यूड्स बिठा देता था, उसके बाद तुम जो है वो जमीन पर देखभाल करो, वो सिस्टम जो है उसने खत्म कर दिए थे। तो दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक तो वेस्टर्न यूरोप का अलग हो गया जहां पर लोगों के पास कुछ थोड़ी बहुत जमीनें थी, छोटी जमीनें थी, और वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करूं तो वहां जो जमीन थी वो वास्ट एस्टेट्स थी, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े थे जो कि एरिस्टोक्रेट्स के थे, जिन पर वो लोग किसानों से जो है रोजगार करवाते थे, काम करवाते थे, जो कि बेगारी होती थी, उसके पैसे उन लोगों को बहुत कम या फिर नहीं मिलते थे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हुआ क्या? मैम समझ में आ गया, एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, मेजॉरिटी ग्रुप यूरोप में कौन सा था, तो ये मिडिल क्लास कहां से जन्म ले लिया, मिडिल क्लास कहां से आ गया? देखिए बताती हूं मिडिल क्लास कहां से आ गया। ये जो मिडिल क्लास वाला ग्रुप है ना, ये मिडिल क्लास वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है ये पीजेंट्री से ही निकल के आया। कहां से? पीजेंट्री, जो किसान वर्ग था ना, उसी में से ये समूह निकल के आया। और कैसे निकल के आया? निकल के ऐसे आया कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कहाँ हुआ था? यूरोप में ही आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो काम किया, वो काम जो है वो इन्हीं लोगों ने किया, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स के पास अपने फार्मलैंड्स थे, वो उसमें बिजी थे, उनको उससे कोई इतना खासा मतलब नहीं हुआ। इन लोगों ने जो है मेहनत की, इन लोगों ने जो है धीरे धीरे सिस्टम लगाने शुरू किए, क्योंकि वहां पर हो क्या रहा था, ये लोग यूरोप वाला जो वो पार्ट था, इन लोगों ने क्या किया, साइंटिफिक टेम्परामेंट को इन लोगों ने शुरू किया, उस आइडियोलॉजी को ये लोग मानने लगे, जो कहने को राजा थे वहां पर, लेकिन फिर भी इन लोगों ने साइंटिफिक चीजों को अपनाना शुरू किया, जो मशीन्स थी उन्हें अपनाना शुरू किया, स्टीम इंजन आ गया। उसके बाद जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो उस प्रोडक्शन का क्या हुआ, उस प्रोडक्शन को अपने पास तो नहीं रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उसको सेल करेंगे, तो उन लोगों ने इसकी सेलिंग स्टार्ट की, और इसमें से जो है कुछ लोग एक कमर्शियल क्लास बन गए। क्या बन गए? कमर्शियल क्लास बन गए। इन लोगों के कुछ अलग टाउन्स बन गए, टाउन्स में ये लोग रहने लगे, एक कमर्शियल क्लास बन गई, जिसे बाद में क्या कहा गया? मिडिल क्लास कहा गया। क्या कहा गया? मिडिल क्लास कहा गया। मतलब रीजन क्या हुआ इन लोगों के इमर्जेंस का? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो एक रीजन था जिसकी वजह से जो न्यू मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास इमर्ज हो सकी। अब जब, जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग ट्रेडर्स थे,
इन लोगों को अपना सामान बेचना था, इन लोग लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे थे, ये लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया था, इन लोगों को वो मेहनत की ताकत पता थी, और इन लोगों ने क्या किया, इस मिडिल क्लास ने इस एरिस्टोक्रेट्स को चैलेंज करना शुरू किया। अब जब पैसा आ गया, मतलब पैसे के साथ पावर आती है, आप समझ सकते हो, है ना, मैंने आपको बता दिया, एक नहीं दो नहीं 3-4 बार बता दिया कि पैसे के साथ पावर आती है। आपने पैसे से अपना पेट भरा हुआ है, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हो, तो आप समाज में अब कुछ चेंजेस करने के लायक बन चुके हो, और वो चेंजेस आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो यही सेम चीज वो मिडिल क्लास कर रही थी। उन लोगों को पता है कि अपना सामान बेचना है, तो इन लोगों को जो है मार्केट में फ्रीडम चाहिए थी। जिस पर कब्जा करके कौन बैठा था, ये एरिस्टोक्रेट्स इस पर कब्जा करके बैठे हुए थे, तो इन्हें मार्केट की फ्रीडम चाहिए थी, टैक्सेशन में इनको लीनियंसी चाहिए थी। इन सारी चीजों के लिए इन लोगों ने क्या किया, एरिस्टोक्रेट्स को चैलेंज करना शुरू किया। अब जो है ये लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जो भी मिडिल क्लास पीपल हैं, जितने भी मिडिल क्लास हैं, है ना, अब वो आपस में यूनिफाइड फील करना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी का जो मोटिव है वो एक ही है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यानी कि एरिस्टोक्रेट्स को ये लोग चैलेंज कर रहे थे, तो इन लोगों को चैलेंज करने के लिए इन सभी की जो मांगे थी, जो डिमांड्स थी, वो सभी की एक थी। इसीलिए ये सभी लोग क्या है, आपस में यूनिफाइड फील कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यूनिफाइड फील कर रहे थे। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब आप इसमें बोलोगे कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही माइन्यूट 1 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकते हैं, या फिर आप लोगों से पूछ सकते हैं डिफाइन द एरिस्टोक्राट एंड हाउ द न्यू मिडिल क्लास इमर्ज। ठीक है ना? तो इस तरीके से भी आप लोगों के लिए 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो सबसे जो मेन रीजन है इस मिडिल क्लास की इमर्जेंस का, वो क्या है? वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कौन से रीजन में देखने को मिला? रुकिए जरा, मैं आपको मैप पे बताती हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, जो हमारा जो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है और जो सेंटर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो है क्या था, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। ये जो ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट था, यहां पर सबसे पहले जो है क्या देखने को मिला, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। इसलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को संपन्न किया, और उसके बाद जो है लोगों ने यहाँ पर वो रिवोल्यूशन बना, वो एक पूरी कहानी बुनी गई। वो इसलिए सबसे पहले फ्रांस में उसने जन्म लिया। फ्रांस में वो नेशनलिज्म जो फीलिंग थी वो यहाँ पर स्ट्रांग हुई, और उसके बाद जो है वो बाकी के यूरोप में पहुंची। क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? न्यू मिडिल क्लास की इमर्जेंस का, न्यू मिडिल क्लास के उदय होने का, उसके जन्म लेने का। ठीक है? और वो न्यू मिडिल क्लास की जब डिमांड्स एक थी सबकी, तो उन डिमांड्स के चलते वो सभी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर रहे थे। इन लोगों ने एरिस्टोक्रेट्स को चैलेंज करना शुरू करा। इससे इन लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप होगी, बट किस आइडिया के बेसिस पर? उसके लिए एक आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए ना। अब आप ऐसे ही नहीं है, आप किसी को भी चैलेंज कर रहे हो, तो वो चैलेंज करने के लिए एक आइडियोलॉजी होना बहुत जरूरी है। वो, और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म। क्या थी? लिबरलिज्म, यानी कि उदारवादी। इस उदारवादी आइडियोलॉजी को हम लोग अगले टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे, अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसे मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ताकि आप लोग इसे बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओ। आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से जो है हमारी जो न्यू मिडिल क्लास, क्योंकि जब इन लोग के पास पैसा आ गया, इन लोगों ने अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर दिया, तो इन लोग को पता चला कि जो प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेट्स को मिले हुए हैं वो प्रिविलेजेस गलत है। उन्हीं प्रिविलेजेस के खिलाफ इन लोगों ने इनको चैलेंज करना शुरू किया। एरिस्टोक्रेट्स को ये लोग चैलेंज करेंगे, और जब ये लोग चैलेंज करेंगे तो एक आइडियोलॉजी के बेसिस पर चैलेंज करेंगे। ये लोग इन्हीं के अंदर जो है वो नेशनलिज्म, वो यूनिटी वाली जो फीलिंग है वो स्ट्रांग होना शुरू होगी, और जो आइडियोलॉजी जिसका ये लोग सहारा लेंगे वो आइडियोलॉजी बनेगी लिबरलिज्म। क्लियर है? यहां तक समझ गए? आज के टॉपिक्स को आप कनेक्ट कर पाए? अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि मुझे पता चले आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है और मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे जरूर बताइए, लेकिन पढ़ाई करिए, बुक्स को लेके बैठिए, 2-3 बार रीडिंग कीजिए। रीडिंग हैबिट जब डेवलप होगी तब आप बहुत बेहतरीन ढंग से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। आई होप
सब चीज क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिबरलिज्म के टॉपिक के साथ, और इसमें हम लोग आगे एक रूढ़िवादी विचार पढ़ेंगे, हम लोग एक कंजर्वेटिव सोच भी देखेंगे, जिसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।